नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब में चुनाव आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। इस सूची से 20,66,000 के आसपास वोटर हैं जिनको बाहर रखा गया है। हालांकि इन वोटर्स के नाम कट गए हैं, उनको अभी एक मौका और मिलेगा। 1 महीने के अंदर ऐसे वोटर जिनके नाम वोटर लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं और जरूरी दस्तावेज दाखिल करके अपनी आपत्ति के साथ फॉर्म भर के अपना नाम वोटर लिस्ट में दोबारा शामिल करवा सकते हैं। लेकिन जो वोटर लिस्ट जारी हुई है उसके बाद विधानसभा क्षेत्रों पर इसका सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है। अलग अलग जिलों का जो डाटा अब सामने आ रहा है उसके मुताबिक एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में जो आंकड़े सामने आए हैं उनको अगर एनालिसिस किया जाए तो पता लगा है कि राज्य की 117 में से 75 विधानसभा सीटों पर इन कटे हुए वोटों का असर पड़ सकता है। यानी कि जो नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं उनमें से ज़्यादातर वोटर इन 75 विधानसभा सीटों के बताए जा रहे हैं। ऐसे सबसे अधिक वोट कटे हैं। वहीं पर कुल 52 विधानसभा सीटें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा 39 आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 11 और अकाली दल के पास 2 सीटें हैं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक इन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पास कोई भी सीट नहीं थी। 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर 10,000 कम रहा था। वहीं पंजाब में 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर 10,000 वोट से कम रहा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का सीधे तौर पे कहना है कि एसआईआर के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की हर विधानसभा सीट पर औसतन 17,500 के आसपास वोट काटे गए हैं। ये संख्या कई सीटों पर हार और जीत के अंतर से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में इन वोटों के वोटर चिंता की बात यह भी है कि एसआईआर में काटे गए 20,66,000 जो वोटर हैं उनमें से करीब 10 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में उन वोटर्स के नाम काटे गए हैं जो कि दूसरे राज्यों से पंजाब आए थे। इनके राज्यों में एसआईआर होने के बाद वहां उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है। इसी कारण से पंजाब में जब वोटर लिस्ट को मॉडिफाई किया गया है तो 10 लाख के आसपास ऐसे राज्यों में शिफ्ट हो गए माने गए हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। लुधियाना, जालंधर और मोहाली जैसे जो इंडस्ट्रियल सिटी हैं जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं और व्यावसायिक तरह है, वहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और किराए पर रहने वाले लोग आकर बसते हैं। पते में बदलाव, कम टाइम के लिए रहना और ज़रूरी कागजात न होने के कारण इनके नाम मतदाता सूची में बड़ी संख्या से हटाए गए हैं। इसका असर कई ऐसी शहरी सीटों पर पड़ेगा जहां पर प्रवासी मतदाता एक तरह से निर्णायक के साथ ही अमृतसर, जालंधर, पटियाला और गुरदासपुर जैसे ज़िले हैं जहां पर युवा लगातार विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं और कई एनआरआई भी यहां पर रहते हैं और इनके नाम भी वोटर लिस्ट से काटे गए हैं क्योंकि जब एसआईआर के लिए बीएलओ ने इनसे संपर्क किया तो ये लोग अपने घरों पर गैर हाजिर मिले। कई एनआरआई ऐसे थे जिनके घरों पर ताले लटके हुए थे। 52 सीटों पर औसतन हर सीट पर लगभग 20,000 से 35,000 वोटों का फेरबदल माना जा रहा है। ऐसे में पंजाब में पिछले चुनावों के दौरान कई सीटों पर अगर हार जीत का अंतर देखा जाए तो 2,000 से 8,000 वोटों के बीच हार जीत का अंतर रहा था। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में वोटों गिरने के कारण आने वाले विधानसभा चुनाव में हार जीत के अंतर को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अभी वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी किया गया है। जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर हो गए हैं उनके पास अभी भी मौका है, वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, अपना फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज चुनाव आयोग को भेजकर अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे पूरी की पूरी राजनीति बदलती है क्योंकि 20,66,000 के आसपास जो वोटर्स हैं वो पंजाब में अब कम हो गए हैं। हालांकि अभी चुनावी जो पूरी ये वोटर लिस्ट जो जारी हुई है इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जो कि चुनावी मोड पर हैं उनका कहना है कि अभी वो एसआईआर की जो पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई उसका एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि बूथ लेवल पर किस तरह से वोट काटे गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी खास पार्टी के मतदाताओं के वोटर के नाम काट दिए गए और वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए, इसकी भी जांच की जाएगी। तो फिलहाल अभी राजनीतिक पार्टियां भी अभी जो वोटर लिस्ट आई है, जो पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई है उसको एनालिसिस करेंगी, उसके बाद ही वो इस मामले पर कुछ भी कहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब में अब पहली ड्राफ्ट सूची में 20,66,000 के आसपास वोटर हैं जो कि वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित किए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सेहत योजना की एक झांकी को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल इस झांकी में कुछ बुजुर्गों को नाचते हुए दिखाया गया था और दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत इन बुजुर्गों के घुटनों के ट्रांसप्लांट सरकार की ओर से कराए गए हैं और इन बुजुर्गों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। सरकारी खर्च पर इन बुजुर्गों के नी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। इस वजह से अब ये बुजुर्ग पूरी तरह से फिट है और नाचते हुए झांकी में
दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दावे को लेकर कुछ बुजुर्ग जो कि इस झांकी में नाच रहे थे, उन्होंने बाद में बताया कि वो स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उनको स्वास्थ्य विभाग के मास मीडिया अधिकारी के द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और झांकी में नाचने के लिए कहा गया था। ये पूरा खुलासा होने के बाद पंजाब की राजनीति में काफ़ी हंगामा मच गया। सीधे तौर पर सवाल उठाए गए कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के बेनिफिशरीज का झूठा डाटा पेश कर रही है और अपने ही कर्मचारियों को इस योजना के लाभार्थी बताकर उन्हें नाचते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने अपनी इस झांकी में राज्य की स्वास्थ्य क्रांति को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया। फिरोजपुर में 15 अगस्त के मौके पर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और उनके सामने ही ये झांकी निकाली गई थी, जिसमें ये बुजुर्ग नाचते हुए दिखाई दे रहे थे और पीछे बैकग्राउंड से आयोजन के दौरान जो संबोधन किया जा रहा था उसमें ये कहा गया कि इन बुजुर्गों का इलाज मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत हुआ है। इनके नी ट्रांसप्लांट सरकार ने मुफ्त करवाए हैं, इसी वजह से ये लोग खुशी में भंगड़ा डाल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। एक बुजुर्ग ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि उन्हें इस झांकी में शामिल होने के लिए कहा गया था, वो स्वास्थ्य विभाग के ही रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले को लेकर पंजाब सरकार को घेरा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस झांकी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारा गौरव है, ना कि राजनीतिक प्रचार का जरिया है। जिस तरह से उनको इस झांकी में गलत जानकारी देकर नचाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर भंगड़ा कर रहे कुछ बुजुर्गों ने बाद में मीडिया के सामने कहा कि उनके घुटनों की कोई भी सर्जरी नहीं हुई है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के आगमन के तहत जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा था उसमें विभाग की ओर से झांकी निकालने के निर्देश दिए गए थे और इसी में उन्हें शामिल होकर झांकी में भंगड़ा डालने के लिए कहा गया था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि सरकार की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल्कुल भी दावा नहीं किया गया कि जो लोग भंगड़ा डाल रहे हैं उनका नी ट्रांसप्लांट सरकार की तरफ से करवाया गया। सिर्फ ये बताया जा रहा था कि इस तरह के बुजुर्गों का नी ट्रांसप्लांट सरकार की जो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है उसके तहत हो रहा है और उसी को बताते हुए एक सिंबॉलिक झांकी निकाली गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद खड़ा हुआ है और इसके बाद फिरोजपुर के स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले को लेकर सफाई दी और कहा है कि कोई भी झूठ इस झांकी को लेकर नहीं बोला गया है। राज्य में कई बुजुर्गों को मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का फ़ायदा मिल रहा है और उसी को बताने के लिए सिंबॉलिक और सांकेतिक तौर पर ये बुज़ुर्ग इस झांकी में शामिल करवाए गए थे और ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि पंजाब में बुज़ुर्गों को नी ट्रांसप्लांट की सुविधा का मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत फ़ायदा मिल रहा है। इसी वजह से बुज़ुर्ग अब इतनी खुशी में है कि वो भंगड़ा डालते हुए राज्य में देखे जा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार विवाद जारी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इसी तरह से अपने अलग अलग विभागों के झूठे आंकड़े झूठी तरह से प्रचार करके पेश कर रही है। पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में बीजेपी के स्थानीय नेताओं के द्वारा 15 अगस्त को आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के दौरान काफ़ी विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर डांस गर्ल्स को नचाया गया और इसका एक वीडियो भी अब लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंच से डांस गर्ल्स लगातार नाच रही हैं और मंच के नीचे बैठे कुछ युवक इन नाच रही लड़कियों को भद्दे इशारे करते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं। इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि काफ़ी देर तक ये डांस गर्ल्स भोजपुरी गानों पर नाचती रही और बाद में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल नैयर ने देशभक्ति के गीत चलाने को कहा और भोजपुरी गीत रुकवाए गए और डांस कर रही लड़कियों को भी रोका गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव रजनीश धीमान और जिला प्रधान सुनील मोदगिल भी मौजूद रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि लड़कियों का डांस उनके कार्यक्रम में आने से पहले ही करवा दिया गया था। इस पूरे डांस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद लगातार लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये किस तरह का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था जिसमें मंच पर डांस गर्ल्स को नचाया गया और नीचे से युवक भद्दे इशारे करते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 15 अगस्त का ये कैसा कार्यक्रम बीजेपी के स्थानीय नेताओं के द्वारा आयोजित किया गया जिसमें मंच से डांस गर्ल्स को नचाया गया और नीचे बैठे बीजेपी कार्यकर्ता इन डांस गर्ल्स को भद्दे इशारे कर रहे थे। फिलहाल ये पूरा मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने सीधे तौर पे कहा है कि लुधियाना के स्थानीय नेताओं का ये कार्यक्रम था और जब मंच पर ये लड़कियां भोजपुरी गानों पर नाच रही थी, इसी दौरान जो
जिला उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर निर्मल नैयर, उन्होंने भोजपुरी गानों को रुकवा दिया था। डांस गर्ल्स को भी मंच से नीचे भेज दिया गया था और वहां पर देशभक्ति के गीत बजाए गए थे। ये सब कुछ घटनाक्रम थोड़ी देर के लिए हुआ था, लेकिन विपक्षी दलों से जुड़े लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इसे गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जबकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से 15 अगस्त के मौके पर आयोजित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभक्ति के गीतों पर ही परफॉर्मेंस दी गई थी। बीच में कुछ देर के लिए भोजपुरी गीतों पर डांस गर्ल्स ने नाच किया था, लेकिन उसको बीच में ही रुकवा दिया गया था। हरियाणा में सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का असर लगातार सड़कों पर देखा जा रहा है। कई शहरों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। खासतौर पर यमुनानगर, पानीपत, भिवानी, जींद, रोहतक और सिरसा, इन शहरों में काफ़ी बुरा हाल हो चुका है और कई टन कचरा इस वक्त सड़कों पर पड़ा हुआ है। लेकिन सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण ये कचरा उठाया नहीं जा रहा है और बारिश के दौरान काफ़ी मुश्किल भरी स्थिति आम नागरिकों के लिए बन रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में नगर निकायों के अनुबंधित और नियमित सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसी वजह से कई शहरों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। आंदोलन को तेज करते हुए सफाई कर्मियों की यूनियनों ने हड़ताल को 18 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। प्रशासन द्वारा निजी एजेंसियों के माध्यम से कूड़ा उठवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसका हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध किया है। रोहतक और यमुनानगर में प्रदर्शनकारियों ने निजी गाड़ियों को रोककर कचरा सड़कों और हाईवे के किनारे ही डंप करवा दिया। जींद में जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से कूड़ा उठाने पहुंची प्रशासनिक टीम का विरोध किया गया और वाहनों की हवा निकाल दी गई। करनाल में 300 टन तो दादरी में बताया जा रहा है कि 150 टन के आसपास कचरा इस वक्त सड़कों पर ही पड़ा हुआ है। अधिकांश जिलों में डोर टू डोर कलेक्शन तो किसी तरह चालू है, लेकिन झाड़ू ना लगने और सड़कों से कूड़ा ना उठने के कारण बरसात के दिनों में बदबू और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ गया है। अगर हम आपको बताएं तो भिवानी जिला भी इस पूरी हड़ताल की वजह से काफ़ी प्रभावित बताया जा रहा है। वहां पर 1750 टन कचरा इस वक्त सड़कों पर पड़ा हुआ है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि 18 अगस्त तक हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारी सभी निकाय कार्यालयों में 2 घंटे की तालाबंदी भी करेंगे। 18 अगस्त के लिए विश्वासघात दिवस बनाने का ऐलान किया गया है। प्रदेश के सभी विधायकों के आवास के बाहर भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनकी वेतन राशि बढ़ाने और अनुबंध पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को पक्का करने का जो वादा हरियाणा सरकार ने किया था उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्य भी कई मांगे हैं जो कि लगातार हरियाणा सरकार के पास लंबित पड़ी हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इन मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल जो हड़ताल लगातार जारी है उसकी वजह से सफाई व्यवस्था के काफ़ी बुरे हाल हैं। शहरों में सड़कों पर काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसे उठाने के लिए अगर कोई सरकार ऑल्टरनेट बंदोबस्त करती है तो उसका सफाई कर्मियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो लगातार ये टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि हरियाणा सरकार का दावा है कि सफाई कर्मियों की जो मांगे हैं उन पर पूरी गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है और जो भी जायज़ मांगे होंगी उनको जल्द ही मान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है और 18 अगस्त तक इस हड़ताल को बढ़ाने का फैसला सफाई कर्मियों की जो यूनियन है उनके द्वारा ले लिया गया है। अब देखना होगा कि कैसे ये टकराव खत्म होता है। क्या सरकार सफाई कर्मियों की मांगे जल्द मान लेगी? नहीं तो शहरों की जो सफाई व्यवस्था है वो लगातार चरमरा रही है। शहरों में कूड़े में बारिश के दौरान बदबू और बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद कई नदी और बरसाती नाले लगातार उफान पर हैं। इसी कारण से नदी और नालों में अचानक ही फ्लैश फ्लड की घटनाओं के बाद तेज उफान के साथ पानी आ जाता है और ये पानी आसपास के इलाके में सैलाब का रूप लेकर लोगों के लिए खतरा बन जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आई हैं, जहां पर कुल्लू में पार्वती नदी में कुछ पर्यटक सैर सपाटे और वीडियो रील बनाने के लिए उतर गए थे, लेकिन अचानक से पार्वती नदी का पानी बढ़ गया, जिसके कारण देखा जा सकता है कि दिल्ली के 4 पर्यटक जो कि फ़ोटो खिंचवाने और रील बनाने के लिए पार्वती नदी के बीचों बीच चले गए थे, वो वहां पर फंस गए। इसके बाद इन लोगों ने नदी में फंसने के बाद आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जानकारी के अनुसार चारों युवक पार्वती नदी और आसपास की घाटी में घूमने आए थे, लेकिन इसी दौरान ये लोग फ़ोटो और वीडियो बनाने के लिए नदी के बीच उतर गए। जब ये लोग नदी में गए थे तब जल स्तर काफ़ी कम था, लेकिन देखते ही देखते पार्वती नदी में अचानक से पानी आ गया और जल स्तर काफ़ी बढ़ गया, जिसके बाद ये चारों लोग तेज़ धाराओं के बीच में फंस गए। आसपास के लोगों ने तुरंत इस पूरी घटना की जानकारी हिमाचल प्रदेश पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद हिमाचल पुलिस की टीमें अपने साथ रेस्क्यू दल को लेकर पहुंची और इन लोगों को एक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया।
गया। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बचाया जा सका है। बड़ी बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि मानसून के दौरान नदी नालों से दूर रहें और कई बार झरनों में भी फ्लैश फ्लड की घटनाओं के बाद अचानक से पानी आ जाता है। ऐसे में पर्यटकों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो ये एक बड़ा लापरवाही का मामला था, जिसमें देखा गया कि प्रशासन की एडवाइजरी को दरकिनार करते हुए कुछ लोग फोटो वीडियो खिंचवाने के लिए पार्वती नदी के बीचों बीच चले गए, जहां पर इनकी जान में बन आई। अगर वक्त रहते इनको रेस्क्यू नहीं किया जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और पार्वती नदी की धाराएं काफ़ी तेज बहाव के साथ बह रही थी। इसी वजह से चारों युवक वहां पर फंस गए। जो पर्यटक नदी में फंस गए थे वो दिल्ली के बताए जा रहे हैं। उनको स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू करके चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह से नदी नालों में बरसात के दौरान ना जाएं, क्योंकि अचानक से नदी नालों में फ्लैश फ्लड की घटनाओं के बाद तेज बहाव के साथ पानी आ जाता है, जो कि सैलाब का रूप ले लेता है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती रही है कि बरसात के दिनों में नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में अचानक से जल स्तर बढ़ने के कारण हादसे हो सकते हैं। लेकिन पर्यटक फोटो और वीडियो खिंचवाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।